सबसे बुरा दौर था, बहुत ही वैसे आपने बात निशानदेही भी सही की, लेकिन ऐसे में जहां पर इनकी जो पॉलिसीज रही मेहताब साहब, अब केयर टेकर्स आ चुके हैं, इंटरिम पीरियड के लिए आते हैं, एम्पावर्ड केयर टेकर्स हैं। बहरहाल उसकी कॉम्बिनेशन पे भी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इसमें बड़े ऐसे क्रेडिबल प्रोफाइल्स की पर्सनैलिटीज इसमें शामिल हैं, इस केयर टेकर का हिस्सा है। बट पॉलिसीज जिन पर हम तनकीद कर रहे हैं, जो फ्लॉड पॉलिसीज साबका हुकूमत की रही है, जिसकी वजह से आज को मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो है इस हाल में नजर आ रहे हैं, उनकी कंटिन्यूएशन करेंगी ये केयरटेकर सेटअप, या फिर इनके पास इतना मार्जिन होगा कि वो फिस्कल स्पेस क्रिएट कर सके, या फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं उसमें कुछ तब्दीलियां लेकर आई जा सके? देखिए, बुनियादी तो इनका मैंडेट ये है कि इन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है, और दो उसके अंदर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं इनके सामने। एक तो पहला रिव्यू है जो सितंबर के डेटा की बुनियाद पे बाय एंड अक्टूबर और अर्ली नवंबर होगा, दैट इज वुड बी वेरी क्रिटिकल। और दूसरा जो है वो दिसंबर का रिव्यू होगा, जो कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में होगा। तो ये दो रिव्यूज उन्होंने कंप्लीट करने हैं, ताकि हम ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम है फॉर 9 to 10 मंथ्स, इसको ग्रेजुएट करें और एक मीडियम टर्म आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाएं। इन्होंने पैच वर्क करना है, अगर इनका अरसा जनवरी फरवरी तक है, क्योंकि ये तो एक ही रिव्यू इनके अंडर फॉल होना था 90 डेज में, अगर इलेक्शंस हो जाए और नई हुकूमत ने दूसरा रिव्यू करना था। तो बुनियादी तौर पे तो पहले अरेंजमेंट यही था कि इन्होंने सिर्फ एक रिव्यू कंप्लीट करना है, दूसरा जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करेगी तो होगा। लेकिन अभी तक आपको पता है कि उसके बारे में इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी बोल चुका है, पहले कह चुका है कि जनवरी फरवरी तक जो है वो मुमकिन नहीं है। तो लगता ये है कि ये दोनों रिव्यूज इन्होंने करवाने हैं और मुश्किल होगा, और ये बड़ा जो है वो क्रिटिकल है कि हम इस प्रोग्राम में कहीं ऐसे ना हो कि लास्ट रिव्यू में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का याद करवाना चाहता हूं आपको कि 8 से 9 माह लगे, वो रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा उसी डगर पे हम और दोबारा मलबा ज़्यादा साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब पे तो बहुत ही मलबा इस चीज़ का जाता है, सारा दारुद्दम्मादार। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, फिस्कल वो स्पेस क्रिएट होने के लिए डूज एंड डोंट्स इनके लिए क्या होंगे? कॉम्बिनेशन है केयर टेकर्स में, कितना रूम क्रिएट कर सकेंगे, करंट एक्सपेंडिचर, मतलब कहाँ कहाँ ये स्लैश डाउन कर सकते हैं, और आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते रहते ही वो पॉलिसीज की, पिछली हुकूमत की पॉलिसीज और आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को जो हमने तस्लीम किया है, वो जो पॉलिसीज हैं उसको डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो मुझे लगता ये है कि इस टाइम जो सबसे बड़ा इशू है और जिस पे मैं समझता हूँ हमें सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए, वो ये है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर गोइंग टू परसिस्ट, ये कम नहीं होने। आइंदा 3 से 6 माह तक मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आप ये देखें कि इन्फ्लेशन के नंबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, या परसिस्टेंस आपको नजर आएगी, उनके अंदर किसी किस्म का डिक्लाइन नजर नहीं आ रहा। आप ये देखें कि ये पीडीएम की जब हुकूमत 16-17 माह जितना अरसा भी रही है, एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है। आप इनकी प्रायोरिटीज का अंदाजा इससे लगाएं कि मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि इन पूरे 16-17 माह के दौरान चंद मीटिंग्स उसकी हुई हैं, हालांकि ये मीटिंग वीकली बेसिस पे होनी चाहिए थी। अब ये प्लानिंग कमीशन के पास इसकी डोमेन चली गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग करें, ताकि प्राइसेस का जो इशू है इसको किया जा सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि केयर टेकर सेटअप के दौरान डॉक्टर शमशाद अख्तर और डॉक्टर वकार मसूद पर्सनैलिटीज़ का क्लैश है। वो एक पेज पे आके अपना काम अगर करें तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर वकार जब से एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं, एक दिन वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अपने ऑफिस में आए हैं, और अभी तक आज भी मैंने चेक किया है तो वो अपने ऑफिस में नहीं थे। और कोशिश उनकी मेरे ख्याल में लग ये रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट पे अपना ऑफिस वो बना लें। तो अगर ये एक पेज पे आ जाएं तो बेहतर है। लेकिन डॉक्टर वकार मसूद साहब के बारे में एक बात मैं कर सकता हूँ कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम को जो कैच है उसको ड्रॉप नहीं होने देंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का एक फ्लॉ भी है, मेरे उस्ताद भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे ऑनेस्टी के साथ बात करनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री के बड़े खिलाफ हैं, उसको सुफोकेट करने की वो बात करेंगे, लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाने की सलाहियत रखते हैं। ये उनकी क्वालिटी। इंडस्ट्रियल अगर सेक्टर को इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, ग्रोथ फिर आप कैसे यकीनी बना सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी मेजर चैलेंज। आईएमएफ के प्रोग्राम में प्रोडक्टिविटी चाहिए। आईएमएफ के प्रोग्राम में आप रह के इंडस्ट्रियल ग्रोथ या ओवरऑल ग्रोथ की तरफ मेरे ख्याल में हमारा कोई इतना वो जाना मुश्किल ही है। अभी अगर हम उम्मीद तो यही है कि अगले साल के दौरान हम पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी के अंदर तो आ जाएंगे,
लेकिन 2-2.5% से ज़्यादा की ग्रोथ नहीं होनी। तो क्या हम हमारी रिलायंस मेजरली फिर फॉरेन इन्फ्लोस पे रहेगी? आई मीन उसके लिए आपने SIFC और ये तमाम चीज़ें तो स्टैब्लिश कर दी हैं। बिल्कुल इनके ऊपर रहेगी, लेकिन आप ये समझें कि अगर SIFC हमारे जो मौजूदा क्राइसिस है उसका सोल्यूशन है, नो, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ज़रूर है। उसकी वजह ये है कि ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, उसके नतीजे में कुछ फ़वाइद हासिल होंगे। इट विल टेक टाइम, ये आज नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने इस फिस्कल ईयर के दौरान 23 से 25 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट की सर्विसिंग कर रही है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए ये पैच वर्क यही है कि IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट किया और आपने कहा कि 3 to 6 मंथ्स आपको ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी ईज ऑफ होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ये परसिस्टेंट या यहाँ से आप ये देखें ना, आपकी ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जरा ऊपर जा रही है, एक तो ये है। फिर पावर सेक्टर इस मुल्क का चैलेंज है। अभी आज मैं देख रहा था कि यूनिफॉर्म टैरिफ की बातें जो है ये कर रहे हैं। टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी का हम लिख के कह के थक चुके हैं। टैरिफ इंक्रीज हल नहीं है, वो बुनियादी स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है जिसके अंदर लीकेजेस को कम किया जाए, क्योंकि जब आप टैरिफ इंक्रीज करते हैं उसके नतीजे में चोरी बढ़ जाती है। तो बुनियादी बात यही है कि ये पानी है, एक बाल्टी के अंदर डाल रहे हैं और नीचे से छेद है, तो पानी कैसे रुकेगा? कभी भी नहीं रुक सकेगा। और ये पावर सेक्टर में आपको एक बात बता दूं, ये पावर सेक्टर या इस हालत में रहेगा या हमारा मुल्क इस हालत में रहेगा, दोनों में से एक चीज रह सकती है। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, हमें ठीक करना पड़ेगा ये। राइट। मेहताब साहब, आखिर में इतना बता दीजिए कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में भी 770 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। आज रुपए पे मजीद प्रेशर नजर आया 0.45% तक का। ये प्रेशर्स कंटिन्यू और स्टॉक मार्केट में बिलखुसूस इसके मतलब वो ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है? मेरे ख्याल में जो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है और जो प्रेसिडेंशियल उस ट्वीट के बाद जो सूरत हाल है और जो अनसर्टेनिटी है, देखिए जब अनसर्टेनिटी होगी तो उसके नतीजे में उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली आएगा, और वो आप देख लें। और दूसरा ये है कि जब तक हम फंडामेंटल्स ठीक नहीं करेंगे तब तक ये जो आपको इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, चाहे मनी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन है उसकी। और वी वर होपिंग कि इंटरम के आते ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आए, और जिस तरह से केयर टेकर्स का एक रोल भी है, जो मैंडेटेड उनका रोल है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बना सके, और वो मावनत करें इलेक्शन कमीशन की, और एक ऐसी स्टेबिलिटी मुल्क में आए जिससे ऑब्वियसली मईशत पे प्रेशर्स ना नजर आए। बट लेट्स होप जी, दुआ ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेहताब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।